जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए बड़े धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सभी बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर सतर्कता और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अफसरों को लगातार अपडेट देने के निर्देश दिए हैं और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों की निगरानी तेज करने को कहा है। एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को पूरी तरह तैयार रखा गया है। प्रदेश के संवेदनशील जिलों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई है। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक से बढ़कर खबरें सामने आई हैं। गोरखपुर में सीएम योगी की ऐतिहासिक एकता पदयात्रा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक एकता पदयात्रा निकाली गई, जो नगर निगम से काली मंदिर तक पहुंची। इस यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया, जहां देशभक्ति गीतों और तिरंगा झंडे के साथ एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया गया, जो राष्ट्र की अखंडता का प्रतीक माना जा रहा है। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, पूरा मार्ग साफ कर दिया गया और जगह जगह देशभक्ति के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री के स्वागत में गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई गयी और भीड़ ने भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंजा दिया। लोगों ने इस यात्रा को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक एकता की दिशा में अहम कदम बताया है। और वहीं सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस की जोरदार तैयारी। सोनभद्र में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअली शामिल होंगे। ओबरा क्षेत्र के चोपन इलाके में मंच, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा प्रशासन ने पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने के साथ विकास योजनाओं की झलक भी दिखाई जाएगी। सरकार इस आयोजन को जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रतीक के रूप में देख रही है। जिले में माहौल पूरी तरह उत्सव में है और प्रशासन इसे यादगार बनाने की तैयारी में जुटा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब सरकार ने कृषि निर्यातकों को दी बड़ी राहत। योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों और निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। अब कृषि उत्पादों के निर्यात पर आने वाले माल भाड़े का 30% खर्च सरकार खुद उठाएगी। ये योजना राज्य की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत शुरू की गई है, ताकि यूपी के उत्पाद वैश्विक बाजार तक आसानी से पहुंच सके। निर्यातकों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। दावा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, ताकि व्यापारी आसानी से लाभ ले सकें। इस कदम को प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक तो ये खबर खास है। तमिलनाडु पंचायत राज विभाग में 1483 पदों पर भर्ती का आज आखिरी दिन। तमिलनाडु के पंचायत राज विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 1483 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज आवेदन करने का आखिरी दिन है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इस भर्ती से ग्रामीण प्रशासन को मजबूती मिलेगी और युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलेगा। योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि पंचायत स्तर पर कामकाज अधिक प्रभावी बन सके। यानी जो युवा 10वीं पास हैं, उनके लिए यह नौकरी एक शानदार शुरुआत साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। यूपीपीएससी ने टाउन प्लानर और रिसर्च असिस्टेंट पदों पर निकाली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने टाउन प्लानर और रिसर्च असिस्टेंट के कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक का वेतन देने का प्रावधान रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी शामिल होगा। गौरतलब है कि पिछली बार भी इन पदों पर बड़ी संख्या में आवेदन आए थे, जिससे प्रतियोगिता कड़ी रहने की उम्मीद है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपके सरकारी दफ्तरों, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और संस्थानों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिल्ली धमाके के बाद राज्य में राष्ट्रभक्ति का माहौल मजबूत करने के लिए दिया है। निर्देश के मुताबिक हर दिन कामकाज की शुरुआत वंदे मातरम से ही होगी। सरकारी अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी संस्था में इसका उल्लंघन न हो। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक सभी जिलों में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगला अपडेट देखिए। आप में शिक्षकों की हाजिरी मानव संपदा पोर्टल से रियल टाइम मॉनिटर। अब उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों की हाजिरी मानव संपदा पोर्टल से रियल टाइम मॉनिटर की जाएगी। सरकार ने पाया कि कई शिक्षक बिना हाजिरी लगाए स्कूलों से गैरहाजिर रहते हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग ने नई तकनीक के तहत हर शिक्षक को मोबाइल ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। ये सिस्टम सीधे DIOS और शिक्षा निदेशालय से जुड़ा रहेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी उपस्थिति और लापरवाही पर पूरी तरह रोक लगेगी। अब जानते हैं अगला अपडेट। लखनऊ नगर निगम बनाएगा आवारा कुत्तों के लिए विशेष शेल्टर होम। लखनऊ नगर निगम ने शहर में आवारा कुत्तों के लिए विशेष शेल्टर होम बनाने की योजना तैयार की है। नगर निगम की टीम ने इस पर काम शुरू कर दिया है, ताकि सड़कों पर बढ़ती कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। नए शेल्टर में जानवरों की देखभाल, टीकाकरण और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ये कदम उन घटनाओं के बाद उठाया गया है जब कुत्तों के हमलों की शिकायत
शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। शहर के 10 से अधिक इलाकों में पहले चरण में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। चलिए दोस्तों अगली अपडेट देखिए। सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, ग्राहकों को राहत। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर बड़ी गिरावट देखी गई है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। दिल्ली और लखनऊ के सर्राफा बाजारों में 10 ग्राम सोना लगभग 60,000 रुपए से नीचे आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 70,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती आने से यह गिरावट दर्ज हुई है। दिवाली सीजन के बाद बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। अब के 35 मदरसों को नोटिस, शैक्षणिक मानकों में पाई गई कमी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच में बड़ा कदम उठाया है। कई अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की योग्यता, भवन सुविधाएं और शैक्षणिक मानक तय नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। जांच में सामने आया कि कई जगहों पर प्रधानाचार्य और शिक्षक अधूरी डिग्री वाले हैं, जबकि छात्रों की संख्या के मुताबिक स्टाफ भी कम है। सरकार ने ऐसे करीब 35 मदरसों को नोटिस जारी किया है और सुधार के लिए समय सीमा तय की गई है। अल्पसंख्यक विभाग से कहा गया है कि वो सुधार की रिपोर्ट तुरंत जमा करें। वहीं शिक्षक संघों का कहना है कि पुराने नियमों के हिसाब से नियुक्त लोगों को नए पैमानों पर परखना सही नहीं है। और वहीं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। उत्तर भारत में गिरेगा तापमान, अगले हफ्ते शीतलहर के हालात संभव। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। रातों में ठंडी हवाएं और कोहरे की परत लोगों को सर्दी का एहसास दिला रही है। विभाग ने सलाह दी है कि सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहनें और बुजुर्गों बच्चों का खास ध्यान रखें। अगले हफ्ते से शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं, इसलिए एहतियात बेहद जरूरी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर सख्ती बढ़ी। झारखंड के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब सभी शिक्षकों को रोजाना समय पर स्कूल पहुंचना होगा और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना अनिवार्य होगा। पिछले निरीक्षणों में कई स्कूलों में टीचर्स की अनुपस्थिति और शिक्षण गुणवत्ता में कमी पाई गई थी, इसलिए सरकार ने अब डिजिटल हाजिरी और रैंडम निरीक्षण का सिस्टम लागू किया है। उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़े। विभाग का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। और एक और बड़ा अपडेट देखिए। एलपीजी गैस सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में, नया प्रावधान अगले महीने से लागू। सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी को लेकर नया फैसला किया है। अब पात्र उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। पिछले महीनों में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से जनता को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। नया प्रावधान अगले महीने से लागू होगा और इसका लाभ करोड़ों परिवारों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि हर पात्र परिवार को रसोई खर्च में राहत देना ही इस योजना का लक्ष्य है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने बैंक विवरण और एलपीजी कनेक्शन की जानकारी अपडेट रखें। चलिए दोस्तों अगली खबर बिहार से देखिए। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बीजेपी ने सीट बंटवारे में अपेक्षित महत्व नहीं दिया। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उनकी पार्टी को अपेक्षित महत्व नहीं दिया। चिराग ने यह भी कहा कि उनकी चिंता जनता और बिहार की थी, न कि किसी राजनीतिक लाभ की। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह टिप्पणी आने वाले चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है। अब सबकी निगाहें बीजेपी और एलजेपी के अगले कदम पर टिकी हैं। तो दोस्तों अब सुनिए बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर। नीतीश कुमार पीएम मोदी की रैली में क्यों नहीं पहुंचे? बिहार की सियासत में तेज हुई चर्चा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की रैली में क्यों नहीं पहुंचे? इस सवाल पर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश का ये फैसला रणनीतिक कारणों से लिया गया है, जबकि विपक्ष इसे असहमति मान रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये दूरियां बिहार चुनाव में गठबंधन की एकता पर असर डाल सकती हैं। वहीं जनता के बीच अब इस मुद्दे को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी इसे छोटा मामला बता रही है, जबकि विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक संकेत मान रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी मंचों पर खूब गूंजने वाला है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। ओम प्रकाश राजभर का दावा, बिहार में तेजस्वी यादव जल्द बनाएंगे सरकार। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बिहार में तेजस्वी यादव जल्द ही सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान अब विपक्ष की ओर है और महागठबंधन को दोबारा मौका मिल सकता है। राजभर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है, खासकर चुनाव से पहले के माहौल में। बीजेपी नेताओं ने इस दावे को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बयान आगामी चुनावी प्रचार में कितना असर डालता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि यह बयान राजभर की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और वहीं बिहार से एक और सियासी बयान चर्चा में है। उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन की हार तय है, तेजस्वी चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन की हार तय है, इसलिए तेजस्वी यादव पहले से ही चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी, न कि सिर्फ वादों पर। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव परिणाम से पहले ही बहाने ढूंढने में लग गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है। इस बयानबाजी से बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह जुबानी जंग चुनावी नतीजों तक जारी रहने वाली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 90 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची जारी, 5 महिला वकील शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची जारी की है, जिनमें 5 महिला वकीलों को भी शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ वकीलों को एक साथ यह मान्यता दी गई है। इनमें से कुछ नाम इलाहाबाद और कुछ लखनऊ बेंच से हैं, जिन्हें कोर्ट ने विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना है। कानूनी क्षेत्र
क्षेत्र में इसे महिला वकीलों की बढ़ती भूमिका और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व का सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। बार काउंसिल ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रेरणादायक पहल बताया है। तो दोस्तों, अब देखिए तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान ने कैसे मचाई हलचल। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बताया संत विडंबना। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 3 नेताओं आनंद मोहन, आनंद सिंह और राजबल्लभ अब संत लगने लगे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इन्हें आदर्श मानते हैं तो ये राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। तेजस्वी का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी की सभा में कुछ बयानों के जवाब में आया। बीजेपी ने इसे तेजस्वी की हताशा बताया और कहा कि ऐसे बयान जनता गुमराह करने वाले हैं। बिहार में अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस जारी है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयानों से चुनावी माहौल और ज्यादा गरमाने वाला है। और चलिए दोस्तों, आखिरी लेकिन बहुत अहम अपडेट देखिए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के किसानों के खाते में सीधे 62 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किसानों के खाते में सीधे 62 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के 28,000 किसानों को दी गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की मेहनत को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि बीमा योजना का उद्देश्य है कि फसल खराब होने पर किसानों को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके। किसानों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खेती में भरोसा और सुरक्षा दोनों बढ़े हैं। कृषि मंत्रालय ने बताया कि यह पहल डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरिए पूरी पारदर्शिता से की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।